यमुना नदी के किनारे परवलपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। परवलपुर काफी विकसित गांव था। वहां के लोग एक अच्छी जीवनी व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में करिश्मा और पाखी नाम की दो सहेलियां रहती थी। करिश्मा और पाखी बचपन की सहेलियां थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। करिश्मा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पाखी का रंग जरा दबा हुआ था। दोनों ने साथ में स्कूल खत्म किया, फिर कॉलेज भी खत्म किया। अब दोनों को एक अच्छी सी नौकरी की तलाश थी, इसलिए दोनों एक साथ कई जगह पर इंटरव्यू देने जाती हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से करिश्मा और पाखी बहुत परेशान थी। एक दिन वो लोग जब इंटरव्यू देकर वापस आ रहे थे, तब करिश्मा ने कहा, चल ना पाखी, थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठते हैं। पेड़ पौधों के बीच में बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तू बिल्कुल सही कह रही है, अभी मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी। दोनों सहेलियां पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। फिर पाखी कहती है, अरे यार, अब हम क्या करें? हमने अपने गांव की एक भी कंपनी नहीं छोड़ी। सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, लेकिन कहीं हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। क्या फायदा हमारी इतनी पढ़ाई करने का, जब हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या ही लिखा है हमारी किस्मत में। तेरी फैमिली में तो फिर भी तेरे भाई और पापा हैं कमाने वाले। मेरे पापा तो एक मामूली किसान हैं। बहुत मेहनत करके उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई है, और अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी नहीं मिल रही है। बात तो तेरी सही है। मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए। शहर जाकर हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है। वहाँ पर तो बहुत सारी कंपनियाँ होती है ना, और हमारी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। उन लोगों को यही तो चाहिए होता है। हम फ्रेशर है, इसलिए कुछ दिनों तक कम सैलरी मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरे पास शहर जाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। और तुझे तो पता है, मैं पापा से मांग भी नहीं सकती। उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। अब वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाले। उसकी चिंता तो मत कर यार। अपने गाँव वाला जो जंगल है ना, वहाँ से जो यमुना नदी जा रही है, वो नदी सीधा शहर की ओर जाती है। हम उस नदी के किनारे किनारे चलेंगे तो 1-2 घंटे में ही शहर पहुँच जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता है। अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, हम कल ही शहर के लिए निकल जाएंगे। दोनों इस बात का फैसला कर लेती है कि अगले ही दिन वो शहर के लिए निकल जाएंगी, और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन बैग में अपने कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर दोनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। करिश्मा पाखी को उसी जंगल वाले रास्ते से ले जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर पाखी को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था और आसपास से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। ये देख पाखी कहती है, यार तू कौन से जंगल में ले आई है? देखियो यहाँ कितनी भयानक भयानक आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है आज हम पक्का किसी न किसी जंगली जानवर का भोजन बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे, अगर हमें यहाँ रात हो गई तो। इसलिए भगवान के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगती है। चलते चलते अचानक से जंगल में उन दोनों को एक घायल परी दिखती है, जो कराहते हुए मदद की गुहार कर रही थी। कोई मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती, मेरी जान बचा लो कोई। परी को इस हालत में देख पाखी भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है, देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। सामने वाले पेड़ पर जो पत्ते हैं, वो मेरे घाव को ठीक कर सकते हैं। तुम उसे मेरे घाव पर लगा दो। परी की ये बात सुनकर पाखी पेड़ से पत्ते तोड़ने लगती है। तभी करिश्मा उससे कहती है, यार तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना, हमें रात होने से पहले इस जंगल से निकलना है। अगर रात होने से पहले हम इस जंगल से नहीं निकल पाए तो हम जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। ये सब जानते हुए तो यहाँ लोगों की मदद करने के लिए रुक रही है। यार तुझे पता है ना, परियां लोगों की मदद करती हैं। अगर आज ये मुसीबत में है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, फटाफट कर, मुझे रात होने से पहले इस जंगल से निकलना है। पाखी पेड़ से वो पत्ता तोड़ती है और परी के जख्मों पर लगा देती है। परी को दर्द से आराम मिलता है और वो पाखी का धन्यवाद करती है। ठीक है परी जी, अब मुझे चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। ऐसा कहकर पाखी और करिश्मा वहाँ से चली जाती है।
काफी देर तक चलने के बाद जंगल में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी। दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो 100 वर्ष से भी अधिक हो। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कपकपा रही थी। उसे देखकर पाखी करिश्मा से कहती है, ओए देख ना, वो बूढ़ी दादी कितनी ज्यादा बूढ़ी लग रही हैं। चल एक बार उनके पास चलकर पूछते हैं कि कहीं उन्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है। चुप कर तू, तुझे समाज सेवा करनी है तो कर, मुझे अपनी चीजों में इन्वॉल्व मत कर। यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी मदद करनी है तुझे, और सबकी मदद करते करते खुद इस जंगल में फंस जाना है ना? गुस्सा क्यों कर रही है यार, बस एक बार पूछ लेते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इनसे इनकी परेशानी पूछे बगैर चली जाऊं। ऐसा कहकर पाखी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उनसे कहती है, दादी माँ, आपको कोई परेशानी है क्या? आप इस जंगल में यहाँ क्यों बैठी हैं? बहुत भूखी हूँ बेटी, खाने की तलाश में इस जंगल में आ गई थी, लेकिन यहाँ भी खाना नहीं मिला। भूख के मारे चला नहीं जा रहा, इसलिए चलकर इस जंगल से बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। अब तो लगता है मैं ही जंगली जानवरों का भोजन बन जाऊंगी। अगर ये बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी माँ, मेरे पास खाना है। आप मेरा खाना ले लीजिए और पेट भरकर खा लीजिए और आराम से इस जंगल से बाहर चली जाइएगा। इतना कहकर पाखी अपने बैग से खाना निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती है। तभी करिश्मा पाखी को कहती है, एक बात बता, तूने उस बुढ़िया को अपना खाना दे दिया, अब तू क्या खाएगी? तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? लग तो रही है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी। पर वो दादी माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। खाना देखकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, उसी से मेरा पेट भर गया। देख पाकी, मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मुझे तेरी चिंता है, मैं तभी तुझे ये सब समझाती हूँ। दुनिया बहुत बेकार है, तू देख ले, तूने अब तक कितने लोगों की मदद की है, लेकिन आज तक कभी किसी ने तेरी मदद की है क्या? नहीं ना। लोग मेरी मदद करें या ना करें, देखियो भगवान एक दिन मेरी मदद जरूर करेंगे। दोनों चलते चलते इसी तरह बातें कर रही थी। तभी अचानक से उनके सामने दो नदी आ जाती है। अपने सामने दो नदी को देखकर दोनों हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही नदी बहुत अद्भुत दिख रही थी। एक नदी का रंग लाल था तो दूसरी नदी का रंग काला। ये सब देखकर पाखी घबरा जाती है और कहती है, यार करिश्मा, तू मुझे कौन सी जगह पर ले आई है? मैंने आज से पहले ऐसी नदियाँ कभी नहीं देखी। भला लाल और काली नदी भी होती है क्या? पता नहीं आज हम शहर पहुँच पाएंगे भी या नहीं। पाखी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है जिसकी मदद पाखी ने थोड़ी देर पहले की थी। उस परी को देखकर पाखी बहुत खुश होती है। वो कहती है, आप तो वही हो ना, थोड़ी देर पहले जो जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। अब आपके घाव कैसे हैं? आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे नहीं होंगी पाखी, तुमने मेरी मदद जो की थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही थी? देखिए ना परी जी, ये कैसा अद्भुत नजारा है। मैंने आज तक ऐसी नदी नहीं देखी। काली और लाल कलर की भी नदी होती है क्या भला? अच्छा, तो इन दोनों नदी को देखकर तुम परेशान हो रही हो। ये दोनों जादुई नदियां हैं। इस जंगल को पार करने के लिए तुम दोनों को इस नदियों में डुबकी लगानी होगी। अगर तुम काली वाली नदी में डुबकी लगाओगी तो तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इन सब की प्राप्ति होगी। और यदि लाल वाली नदी में डुबकी लगाओगी तब तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाओगी और साथ में तुम्हें कुछ लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। अब तुम दोनों फैसला कर लो कि तुम्हें कौन सी नदी में डुबकी लगाना है। तभी वहाँ खड़ी करिश्मा कहती है, मेरे हिसाब से तो कोई पागल ही होगा जो काली वाली नदी में डुबकी नहीं लगाएगा। वैसे भी मैं और पाखी नौकरी के लिए शहर जा रहे थे और नौकरी हमें पैसे कमाने के लिए ही तो करनी थी, लेकिन जब इस काली नदी में डुबकी लगाने से ही पैसे मिल जाएंगे तो क्या जरूरत है लाल नदी में डुबकी लगाने की? ढेर सारे पैसे मिलने पर पूरी जिंदगी सवर जाएगी हमारी। तो पाखी, मैं तो कहती हूँ तू भी काली नदी में डुबकी लगा, क्योंकि मैं काली वाली नदी में डुबकी लगाने वाली हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो करिश्मा? मैंने हमेशा से स्कूल, कॉलेज, हर जगह यही पढ़ा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो तुम लालच कैसे कर सकती हो? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं लालच कर रही हूँ? परी ने हमें ऑप्शन दिया है तो मैं सही ऑप्शन चुन रही हूँ। मेरी मानो तो तुम भी काली नदी में डुबकी लगाओ, वरना बाद में पछताना मत। नहीं, मैं लाल वाली नदी में डुबकी लगाऊंगी। मुझे ज्ञान चाहिए,
और लोगों की मदद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इससे ज्यादा बड़ी चीज और मुझे चाहिए ही नहीं। वैसे भी माँ कहती है दुआओं से बड़ा और कुछ नहीं होता। उसके बाद परी की आज्ञा लेकर करिश्मा काली वाली नदी में डुबकी लगाने जाती है और पाखी लाल वाली नदी में। पाखी जैसे ही लाल नदी में डुबकी लगाती है वो खूबसूरत हो जाती है और जब वो नदी से बाहर आती है तो उसके सामने ढेर सारे सोने और चांदी मौजूद थे। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और परी से कहती है, ये क्या परी, तुमने तो मुझे कहा था कि इस वाली नदी में डुबकी लगाने पर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और साथ में मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। देखो पाखी, ये तो होना ही था। ज्ञान की प्राप्ति तो तुम्हें हो चुकी है, वो समय के साथ पता चलेगा। और रही बात लोगों की मदद करने की, तो वो व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहे तो वो कभी भी कैसे भी किसी की भी मदद कर सकता है। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। वो सब तो ठीक है परी जी, लेकिन मेरी दोस्त करिश्मा इस काली वाली नदी में डुबकी लगाने गई थी, वो कहाँ गई? वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो गलत भावना के साथ उस नदी में गई थी पाखी, इसलिए काली नदी ने उसे अपने अंदर समा लिया। अब वो कभी बाहर नहीं आएगी। परी की ये बात सुन पाखी रोने लगती है और कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हो परी जी? वो मेरी दोस्त है, उसे प्लीज बचा लो। मुझसे सब कुछ छीन लो, लेकिन उसे बचा लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज परी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज उसे बचा लो। तुम सच में बहुत अच्छी हो पाखी। आज के समय में तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग जिंदा है इस दुनिया में। मैं तुम्हारे दोस्त को बचा लूंगी, लेकिन तुमसे ये सब कुछ छिन जाएगा जो तुम्हें अभी प्राप्त हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी दोस्त चाहिए बस। उसके बाद परी वो दोनों जादुई नदियाँ ही गायब कर देती है। परी के ऐसा करते ही करिश्मा वापस आ जाती है और वापस आते ही बोलती है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है मेरी दोस्त। मैं समझ गई हूँ तुम में और मुझ में क्या फर्क है। आज से मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूँगी और तुम्हारी तरह अन्य लोगों की मदद करूँगी। बस मैं यही तो चाहती थी मेरी दोस्त। अब मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अब आप हमें शहर छोड़ दीजिए, हम शहर जाना चाहते हैं। यदि रात होने से पहले हम इस जंगल से नहीं निकल पाए तो हम जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगे। पाखी को जो भी चीज मिली थी, उसकी सुंदरता, पैसा, वो सब उससे छिन जाता है और परी अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को शहर भेज देती है। शहर में उन दोनों को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। वहाँ नौकरी करके वे दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी आराध्या नाम की एक लड़की की है। आराध्या 22 साल की थी। 2 साल पहले ही उसके माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। आराध्या के पिता जब जिंदा थे तो अंडे के ऑमलेट बेचने का काम करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद ये काम आराध्या ने करना शुरू कर दिया। आराध्या की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रियांशी था। एक बड़ी बहन होने के नाते प्रियांशी की सारी जिम्मेदारी आराध्या के ऊपर थी। आराध्या ने अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। प्रियांशी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आराध्या शाम को ऑमलेट का ठेला लगाती थी, जिसमें उसकी छोटी बहन प्रियांशी भी उसकी मदद करती थी। इसी तरह एक दिन, अरे बिटिया, जरा 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। अभी बना देती हूँ काका, आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए। आराध्या उस ग्राहक को 2 अंडों का ऑमलेट बनाकर दे देती है, जिसे खाकर वो कहता है, अरे तुम्हारे हाथ से बने हुए ऑमलेट में बड़ा स्वाद आता है। एक ऑमलेट खाने के बाद मन ही नहीं भरता, मन करता है और खा लूं। तो एक और ले लीजिए काका। इस तरह आराध्या के बहुत सारे पुराने बंधे हुए ग्राहक थे जो पहले उसके पिता के हाथों का ऑमलेट खाया करते थे। वो अब आराध्या के हाथ का बना ऑमलेट खाने लगे। धीरे धीरे प्रियांशी बड़ी हो रही थी। एक दिन, दीदी आपको पता है कॉलेज की सारी लड़कियां गोवा जा रही हैं। मुझे भी गोवा जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना। प्रियांशी, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे गोवा की ट्रिप पर जाने के लिए पैसे दे सकूं। तुझे तो पता है जितनी कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्चा चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे मेरी तरह ऑमलेट ना बेचना पड़े। तो पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जा।
ठीक है, आपसे जब भी पैसे मांगो तो इसी तरह रोना धोना लेकर बैठ जाती हो। ऐसा कहकर प्रियांशी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में प्रियांशी का एक बॉयफ्रेंड था। वो कहता है, क्या हुआ, तुमने अपनी दीदी से हमारे ट्रिप के बारे में बात की? नहीं अभिषेक, दीदी ने पैसे देने से मना कर दिया। हमेशा की तरह फिर से रोना धोना लेकर बैठ गई थी कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे यार, तुम्हारी दीदी भी ना, वो चाहती ही नहीं है कि तुम कहीं घूमो फिरो। काश मैं इतना अमीर होता कि तुम्हें अपने पैसों से गोवा घुमाता। अरे अभिषेक, तुम ऐसे मत बोलो। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा दिल देखकर किया है, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, चलो मैं तुम्हें आज एक नई चीज ट्राई करवाता हूँ। प्रियांशी का बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ बार में ले जाता है और उसे दारू पिलाता है। धीरे धीरे प्रियांशी को दारू और सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, जिसके कारण वो अपने घर के अंडे चुरा चुरा कर बेचने लगी। आराध्या जब भी आमलेट बनाती तो उसकी मदद के बहाने प्रियांशी उसके पास खड़ी हो जाती थी और चुपके से हर बार कुछ अंडे चुरा लिया करती थी और उन्हें बेचकर मिले पैसों से खुद भी सिगरेट पीती थी और अपने बॉयफ्रेंड को भी पिलाती थी। इसी तरह एक दिन, ये क्या, आज अंडे कम कैसे पड़ गए? मैं तो रोज से ज्यादा अंडे लाई थी और आज ज्यादा कस्टमर भी नहीं आए हैं। लगता है अंडे वाले ने मुझे कम अंडे दिए थे। ऐसा सोचकर आराध्या अंडे वाले की दुकान पर जाती है और उनसे कहती है, अरे भैया, आपने इस बार मुझे कम अंडे दिए हैं, जबकि पैसे मैंने आपको ज्यादा अंडे के दिए थे। कैसी बात कर रही हो बहन? आज से पहले ऐसा हुआ है क्या जो अब मैं ऐसा करूँगा? आराध्या बिना कुछ कहे वापस अपने ठेले पर आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह एक दिन फिर प्रियांशी आराध्या के ठेले पर आती है और अपने मन में सोचती है, दीदी का ध्यान तो ग्राहक के लिए ऑमलेट बनाने में है। एक काम करती हूँ, आज ज्यादा अंडे चुरा लेती हूँ, फिर उन्हें बेचकर आज महंगी वाली सिगरेट और दारू पीऊंगी। इस तरह अब प्रियांशी रोजाना आराध्या से नजरें चुराकर ज्यादा अंडे चुराने लगी, जिस कारण आराध्या का बहुत नुकसान होने लगा। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, पता नहीं प्रियांशी, मेरे अंडे रोजाना कौन चुरा लेता है। कई दिनों से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, हो सकता है अंडे वाला ही तुम्हें कम अंडे देता हो। जो वो अंडे दिया करे तो आप उसे ध्यान से देखा करो। नहीं प्रियांशी, अंडे वाला पूरे अंडे देता है। मैंने कई बार गिना है, अंडे चुराने वाला कोई और ही है। धीरे धीरे इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। प्रियांशी शाम को थोड़ी देर के लिए रोजाना ठेले से गायब हो जाती थी और ये बात आराध्या बहुत दिन से नोटिस कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपनी छोटी बहन प्रियांशी पर शक हो गया था। दूसरे दिन आराध्या शाम को अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक थे। अरे बहन जी, जरा 2 अंडों का ऑमलेट बना दो। दीदी, मुझे भी 2 अंडों का ऑमलेट चाहिए। अभी बनाती हूँ, बस 5 मिनट इंतजार करिए। भाई साहब, आपके 50 रुपए हो गए हैं। देखते ही देखते आराध्या के सारे अंडे खत्म हो गए और उस वक्त प्रियांशी भी ठेले पर नहीं थी। तभी आराध्या के ठेले पर एक ग्राहक आ जाता है। अरे बेटा, एक डबल एग ऑमलेट बना दो। अंकल, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अंडे खत्म हो गए हैं। मैं मार्केट से अभी अंडे लेकर आती हूँ। आराध्या अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से अंडे लेने बाजार चली जाती है। बाजार में वो अपनी छोटी बहन प्रियांशी को एक लड़के के साथ सिगरेट पीते हुए देख लेती है। उस वक्त आराध्या प्रियांशी को कुछ नहीं कहती और अंडे लेकर वापस अपने ठेले पर आ जाती है और ऑमलेट बनाकर अपने ग्राहक को देती है। ये लीजिए अंकल, आपका डबल एग ऑमलेट। उस दिन आराध्या को काम खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। आज तो बहुत रात हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। पता नहीं प्रियांशी कहाँ होगी, दोबारा ठेले पर आई भी नहीं। बहुत बिगड़ गई है, आज घर जाकर उसे समझाऊंगी। ऐसा सोचकर आराध्या अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और आराध्या के ठेले पर डंडे से मारते हुए कहता है, हे लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं सर, बस घर जा रही थी। आज काम करते करते थोड़ी देर हो गई। अच्छा चल, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से एक एग ऑमलेट बना कर दे दे। लेकिन सब अंडे तो खत्म हो गए क्योंकि आज ज्यादा ग्राहक आए थे ना, तो सारा माल बिक गया। मुझे फ्री में ना खिलाना पड़े इसलिए झूठ कहती है। तुझे तो अभी बताता हूँ। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा सामान चेक कर लीजिए। पुलिस वाला गुस्से में आराध्या का ठेला पलट देता है, जिससे कि ठेले पर रखा हुआ सारा सामान जमीन पर फैल जाता है, जिस कारण आराध्या का बहुत नुकसान हो जाता है।
लेकिन उस पुलिस वाले का इतने में भी मन नहीं भरता। वो आराध्या के ठेले पर डंडे बरसाना शुरू कर देता है, जिस कारण आराध्या का ठेला टूट जाता है। आराध्या वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। छोड़ दो सर, मेरे ठेले को मत तोड़ो। मेरी जीवनी चलाने के लिए मेरे पास एक यही सहारा है। आराध्या उस पुलिस वाले के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन पुलिस वाले ने आराध्या की एक भी नहीं सुनी। सब कुछ बर्बाद करके जब पुलिस वाला वहाँ से चला गया तो रोती हुई आराध्या अपना बचा खुचा सामान लेकर घर पहुँची। घर पहुंचकर आराध्या ने देखा कि प्रियांशी शराब के नशे में बिस्तर पर धुत पड़ी है। हे भगवान, इस लड़की को मैंने आज सिगरेट पीते हुए देखा था। मुझे नहीं पता था ये शराब भी पीने लगी है। अब सब कुछ खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए आराध्या कोने में बैठकर रोने लगती है। दूसरे दिन जब प्रियांशी की आँख खुलती है तो आराध्या उससे कहती है, मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके बावजूद एक लड़की होकर सिगरेट के साथ साथ शराब पीकर घर आते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैंने सोचा था तू पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बन जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो बिल्कुल शर्म नहीं है। ऐसा कहकर आराध्या प्रियांशी को घर से निकाल देती है। प्रियांशी वहाँ से सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें घर से निकाल दिया? देखो प्रियांशी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। मेरी माँ मेरे पापा मेरी बहुत पिटाई करेंगे, और वैसे भी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी बहन से माफी मांग लो और वापस घर चली जाओ। सब तरफ से निराश होने के बाद प्रियांशी की आंखें खुल गई थी। दूसरी तरफ आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ठेला ना लगाने के कारण उसके ग्राहक टूट रहे थे। तभी आराध्या की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक लकड़ी के टेबल पर गई। ये टेबल मेरे काम आ सकता है। कुछ पैसे तो है मेरे पास। सामान खरीदकर अपनी झोपड़ी के बाहर इस टेबल पर ही दुकान लगाती हूँ। आराध्या बाजार जाकर कुछ सामान खरीद ले आई और अपनी झोपड़ी के बाहर उसने अपनी अंडा ऑमलेट की दुकान लगा दी। अगले ही दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। आराध्या ने ऑमलेट का स्वाद बढ़ाने के लिए अपने हाथों से धनिया की चटनी बनाना शुरू कर दिया। अरे बेटा, एक ऑमलेट बना दो, और हाँ, अपने हाथों की बनी धनिया की चटनी जरूर देना। हाँ अंकल, अभी देती हूँ। अरे वाह वाह, ऑमलेट के साथ ये हरी चटनी तो बहुत स्वाद लग रही है। आराध्या का काम अब फिर से अच्छा खासा चल पड़ा था। दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खाकर और सड़क पर दिन बिताकर प्रियांशी की अकल ठिकाने पर आ गई थी। दीदी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने उनकी मदद करने की बजाय उनको निराश कर दिया। प्रियांशी अपनी बड़ी बहन आराध्या के पास जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो प्लीज दीदी, मैं अब ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूँगी और मैं सारी बेकार आदत और बेकार दोस्ती खत्म कर दूंगी। आराध्या प्रियांशी को माफ करके उसे गले से लगा लेती है। प्रियांशी अब रोजाना कॉलेज जाकर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी थी और शाम को ऑमलेट की दुकान में अपनी बहन की मदद किया करती थी। आराध्या ऑमलेट बनाती और प्रियांशी उसे ग्राहकों को परोसती थी। प्रियांशी, ये ऑमलेट और चटनी पैक करके चंदू काका की दुकान पर दे आ। ठीक है दीदी। धीरे धीरे आराध्या को आस पड़ोस से ऑमलेट का फोन पर भी ऑर्डर मिलने लगा था। वो सभी ऑर्डर प्रियांशी उन्हें दे आया करती थी। आराध्या की झोपड़ी के बाहर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग ऑमलेट खाने आते थे। धीरे धीरे आराध्या ने बहुत पैसा कमा लिया, क्योंकि अब उसका साथ देने वाली उसकी छोटी बहन भी थी। उन दोनों ने मिलकर बाजार में एक दुकान खरीद ली और वहीं पर अपना ऑमलेट बेचने का काम करती रहीं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।